हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू और मेरा नाम है स्नेहा और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है 11th-12th की, उनसे आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इससे हमें आने वाले हर एग्जाम का पता चलेगा कि एनसीईआरटी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली सीरीज सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डेली के हम इसमें 20-20 क्वेश्चन देखेंगे और वो भी पूरी व्याख्या के साथ में। तो आने वाला जो एग्जाम है लैब असिस्टेंट, जिसमें पूरा सिलेबस अपना एनसीईआरटी का दिया हुआ है और स्कूल व्याख्या था जिसमें कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछे जाने हैं, उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ ही साथ में जो भी एग्जाम है जैसे नेट जेआरएफ है और यूपी पीजीटी है, उन सब के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आपको इस तरह की अगर सीरीज आपको कंटिन्यू चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो ये क्वेश्चन है हम डेली देखते रहेंगे। डेली के 20 क्वेश्चन है और पूरी व्याख्या के साथ में। ये आज इसका पहला पार्ट रहने वाला है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को भी प्रभावित न करे, यह परिभाषा ली गई है। किससे ली गई है? देखो, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ होगा और उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं पूरे डिटेल के साथ में करने वाले हैं, यानी चारों ऑप्शन को हम देखेंगे यहाँ पर, जिससे क्या होगा कि 20 क्वेश्चन के साथ साथ में हर ऑप्शन के साथ अपना एक और क्वेश्चन जो है तैयार होता जाएगा। ऑप्शन एक है इसमें द पॉपुलेशन बम, दूसरा है द लिमिट टू ग्रोथ, तीसरा है आवर कॉमन फ्यूचर, चौथा है एनवायरमेंटल साइंस रिपोर्ट। तो ये एक डेफिनेशन दी हुई है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, ठीक है, और भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को भी प्रभावित न करे। तो ये परिभाषा कहाँ से ली गई है? सबसे पहले हम देखते हैं द पॉपुलेशन बम। तो ये बुक है, किनकी है? ये बुक है एक वैज्ञानिक है अहिरलिच। अहिरलिच एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने 1968 में एक बुक लिखी है द पॉपुलेशन बम। तो आगे ठीक है, और उसके बाद में है द लिमिट टू ग्रोथ। तो लिमिट टू ग्रोथ किन्होंने लिखी है? ये भी एक बुक है और ये किन की है? मिडोज की है। मिडोज की बुक है और ये कब लिखी थी इन्होंने? 1972 में। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं ओवर कॉमन फ्यूचर। तो ये यूएनओ ने एक आयोग का गठन किया था। ठीक है, एक आयोग का गठन किया था एनवायरमेंट को लेकर के। तो उसके एक प्रमुख थे जिनका नाम था ब्रेंटलैंड। ब्रेंटलैंड ये कौन थे? ये जो नार्वे के पीएम थे। ठीक है, नार्वे के पूर्व पीएम थे। तो जो यूएनओ में एक आयोग का गठन किया गया और उस आयोग के जो प्रमुख थे वो ब्रेंटलैंड थे और ये जो है नार्वे के पूर्व पीएम हैं और इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसको कहा था ब्रेंटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट। और ये कब दी थी? 1987 में। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। और जो ये ब्रेंटलैंड रिपोर्ट थी इसी को क्या कहा गया है? द कॉमन फ्यूचर, नहीं, ओवर कॉमन फ्यूचर, इसी रिपोर्ट को कहा गया है। तो इस प्रकार से मतलब ये एक ही क्वेश्चन के साथ में हमने 3-4 और फैक्ट देख लिए हैं। ये मिलाने के लिए भी पूछा जा सकता है या फिर आगे और एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये वाली बुक किसकी है या कब इन्होंने ये लिखी थी, तो प्रकाशित हुई थी।
तो जो बुक है द पॉपुलेशन बम, ये किसकी है? अहिरलिच की, 1968 में इन्होंने लिखी थी। द लिमिट टू ग्रोथ, ये मीडोज की बुक है जो 1972 में इन्होंने लिखी थी। ओवर कॉमन फ्यूचर क्या है? यूएनओ में एक आयोग का गठन हुआ, उसके जो प्रमुख थे वो एक गैरो ब्रेंटलैंड करके नॉर्वे के पूर्व पीएम थे, वो उसके प्रमुख थे। तो उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसको ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट या ब्रेंटलैंड रिपोर्ट कहा था। तो ये रिपोर्ट कब पेश की थी इन्होंने? 1987 में। ठीक है, ये वाली जो डेट है, ये वाली जो सन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे जोन और उनके मुख्यालय के सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। रेलवे जोन और उसके मुख्यालय। ठीक है, पहला है, मतलब एक साइड रेलवे जोन है और दूसरी साइड उनके मुख्यालय है। पहला है पूर्वी रेलवे गुवाहाटी में, दूसरा है पश्चिमी रेलवे जयपुर में, तीसरा है उत्तरी रेलवे इलाहाबाद में, चौथा है दक्षिणी रेलवे चेन्नई में। तो कौन सा इसका मतलब जो रेलवे जोन है और उसको मुख्यालय है वो सही सुमेलित है? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो 16 मुख्यालय दिए हुए हैं, 16 रेलवे के मुख्यालय दिए हुए हैं, रेलवे जोन। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि सुमेलित करना है, तो पूर्वी रेलवे कहाँ है? सबसे पहले हम देख लेते हैं, पूर्वी रेलवे है मुंबई में। ठीक है, ये है मुंबई में। उसके बाद में है गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ये हो जाएगा अपने गुवाहाटी में। तो एक है पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे कहाँ है? ये है कोलकाता में। कोलकाता में कौन सा है? पश्चिमी रेलवे। जयपुर में कौन सा है? उत्तर पश्चिमी रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे। रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये है जयपुर में। उत्तरी रेलवे कहाँ है? उत्तरी रेलवे है दिल्ली में। ठीक है, इलाहाबाद में कौन सा है? उत्तरी यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, वो कहाँ है? इलाहाबाद में। और दक्षिणी रेलवे कहाँ है? ये चेन्नई में है। यानी ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमने हर के जो बाकी के दिए हुए हैं वो भी हमने देख लिया है। यानी जो पूर्वी रेलवे है, पूर्वी रेलवे कहाँ है? मुंबई में है। गुवाहाटी में कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है। और जो पश्चिमी रेलवे है वो कहाँ, उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय कोलकाता में है। और जो जयपुर है, जयपुर में कौन सा है? नॉर्थ, उत्तर पूर्वी नहीं है, ये उत्तर पश्चिमी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे कहाँ है? जयपुर में, यानी इनके मुख्यालय। ठीक है, उत्तरी रेलवे कहाँ है? ये दिल्ली में है। ठीक है, और इलाहाबाद में कौन सा है? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है। और दक्षिण में कौन सा है? दक्षिणी रेलवे मुख्यालय कहाँ है? ये चेन्नई में है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रेलवे जो है अपने एनसीईआरटी में 16 रेलवे जोन के मुख्यालय दिए हुए हैं, वो आपको एक डायग्राम के माध्यम से याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्गों और उनके विस्तार के सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, एक साइड राष्ट्रीय मार्ग है और दूसरी साइड क्या है? उनके जो जलमार्ग है कौन कौन से हैं? एक है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, उसके सामने दिया हुआ है काकीनाडा से पुदुचेरी। दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये है सदिया से धुबरी। तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, ये है प्रयागराज से हल्दिया। चौथा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, कोटापुरम से कोल्लम। तो सही मिलान कौन से का है? सबसे पहले हम देखते हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो कौन सा है? वो है जो इलाहाबाद से हल्दिया हम देखते हैं, या प्रयागराज से हल्दिया, तो उसके बीच में है कौन सा है? 1 है। और ये सबसे ज्यादा लंबा है, सबसे ज्यादा लंबा। कितनी इसकी लंबाई कितनी है? इसकी है 1620 किलोमीटर। ठीक है, 1620 किलोमीटर। उसके बाद में दिया हुआ है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, तो 2 कहाँ है? ये है सदिया से धुबरी के बीच में। ठीक है, इसकी 860 के आसपास या कुछ किलोमीटर में इसकी दूरी है।
तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कौन सा है? ये है कोटापुरम से कोल्लम के बीच में, यहाँ तीसरा है, ठीक है। चौथा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 कौन सा है? ये है काकीनाडा से पुदुचेरी के बीच में। तो सही सम्मिलित कौन सा है? ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी के बीच में है। तो ये चारों के चारों हमें अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, जिसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर, यानी सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है वो 1 है। उसके बाद में हम दूसरा देखेंगे, दूसरा जलमार्ग है सदिया से धुबरी के बीच में, ठीक है। तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो है कोटापुरम से कोल्लम के बीच में, और चौथा जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग है काकीनाडा से पुदुचेरी के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें बाकी का भी जो कौन कौन से किसके साथ में है वो भी पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? पहला है पारादीप, दूसरा है मंगलुरु, तीसरा है मर्मागोआ, ठीक है, ये हो जाएगा मर्मागोआ। चौथा है कोची। तो इसमें पूछा है कि पूर्वी तट पर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये कहाँ है, पारादीप कहाँ है? ये है ओडिशा में, ठीक है। मंगलुरु कहाँ है? मंगलुरु कहाँ है? ये है कर्नाटक में। और मर्मागोआ कहाँ है? ये है गोवा में, ठीक है। और कोची कहाँ है? ये है केरल में। तो अब हम इन सबको अगर भारत के मैप पे देखते हैं तो कहाँ है? ओडिशा यहाँ है, ठीक है, जहां पारादीप है, पारादीप है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कर्नाटक में यहाँ पर कौन सा है? कर्नाटक में ये है मंगलुरु, ठीक है। उसके बाद में है गोवा में कौन सा है? मर्मागोआ, ठीक है। और यहाँ है केरल में कौन सा है? कोची, केरल में। और देखो केरल में है ना एक झील और पाई जाती है जिसका नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा भी गया है, ठीक है। तो केरल में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ भी है, पहले भी आया हुआ है। केरल में एक झील है वेवनाद झील, जिसको कयाल कहा जाता है, मतलब वेवनाथ कयाल, ठीक है। तो ये जो वेवनाथ कयाल है इसको कहा जाता है अरब सागर की रानी। इसको क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरब सागर की रानी किसको कहा गया है? ये वेवनाथ को कहा गया है। वेवनाथ कयाल जो केरल में है उसको कहा गया है। और जो हम देख रहे हैं पूर्वी तट पर ये पारादीप, ये क्या है? ये पूर्वी तट है। और ये वाला कौन सा है? ये पश्चिमी तट है। ये पूरा का पूरा कौन सा है? पश्चिमी तट है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूर्वी तट पर पतन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। पारादीप ओडिशा में स्थित है और ये पूर्वी तट पे है, और ये सभी के सभी कहाँ है? ये पश्चिमी तट पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने बंजर भूमि का अध्ययन और वर्गीकरण किया है? ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, दूसरा है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, तीसरा है भारतीय सुदूर संवेदी समाज, चौथा है क्षेत्रीय सुदूर संवेदी सेवा क्षेत्र। तो कौन सी एजेंसी है जिसने बंजर भूमि का अध्ययन और वर्गीकरण किया है? तो ऑप्शन नंबर अपना 1 सही हो जाएगा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार अरुणाचल प्रदेश में प्रमुखता से बोला जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है ऑस्ट्रिक, दूसरा है चिन्नी तिब्बती, तीसरा है भारतीय यूरोपीय, चौथा है द्रविड़। तो कौन सा भाषा परिवार है जो अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा, चिन्नी तिब्बती परिवार। एक बार इनको एक सारणी से जो अपनी एनसीईआरटी में दी हुई है उससे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ है ऑस्ट्रिक, ठीक है, 4 भाषा परिवार है, ऑस्ट्रिक है, द्रविड़ है, चीनी तिब्बती है और भारतीय यूरोपीय है। सबसे पहले हम देखेंगे इनका जो प्रतिशत है, कई बार इनका प्रतिशत भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कौन से भाषा परिवार की है, या उनका क्रम जमाइए, कम से ज्यादा की ओर या ज्यादा से कम की ओर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ऑस्ट्रिक है उसका प्रतिशत कितना है? 1.38%। द्रविड़ है उसका कितना है? 20%।
चीनी तिब्बती है जिसको किरात भी कहा गया है, जैसे ऑस्ट्रिक को निषाद कहा गया है, वैसे ही चीनी तिब्बती को किरात कहा गया है। और इसकी जो प्रतिशत है वो है 0.85%। और भारतीय यूरोपीय यानी जिसमें आर्य आते हैं वो है 73%। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? सबसे पहले हो गया, पहले नंबर पर भारतीय यूरोपीय, भारतीय यूरोपीय एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे द्रविड़, ठीक है, द्रविड़। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे ऑस्ट्रिक। और चौथे नंबर पर कौन सा बच गया? ये बच गया अपना चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती, ठीक है। तो सबसे ज्यादा है भारतीय यूरोपीय, दूसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो है, अब सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो है भारतीय यूरोपीय का। कितना प्रतिशत है? ये है 73%। दूसरे नंबर पर आता है द्रविड़, द्रविड़ का कितना है? 20%। तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रिक, इसका है 1.38%। और सबसे लास्ट में आता है वो है चीनी तिब्बती, इसका है 0.83%, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछा कि कौन से जो अपना अरुणाचल प्रदेश है कौन से भाषा परिवार में आता है, तो ये भी इसमें पूछा जा सकता है कि इनके उप परिवार पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रो एशिया या ऑस्ट्रोनेशिया नेशियन कौन से भाषा परिवार के उप परिवार हैं, तो ये ऑस्ट्रिक के हो जाएंगे। द्रविड़ का कोई उपभाषा परिवार नहीं है। चीनी तिब्बती का है तिब्बती, म्यांमारी और सियामी चीनी, तो ये तो इससे मिलता जुलता है, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इंडो आर्यन, ये यहाँ पर आर्यन दिया हुआ है और इंडो यूरोपीय दिया हुआ है, तो इंडो आर्यन किसका उपपरिवार है? ये है भारतीय यूरोपीय का, ठीक है। इसके बाद में मतलब ये भी पूछा जाता है कि भारत की जो मुंडा जनजाति है, ठीक है, वो ये जो मुंडा वर्ग है वो कौन से परिवार में आता है? या ऑस्ट्रिक में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, मतलब भाषा परिवार में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। जो ऑस्ट्रिक है उसमें है मेघालय, निकोबार द्वीप समूह है, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। और भारत के बाहर ये वाले पाए जाते हैं। दूसरा है द्रविड़, द्रविड़ कहाँ है? ये है मतलब दक्षिणी भारत में, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में। तो हमें तो ज्यादातर ये ही याद रखने हैं, यानी लगभग जो दक्षिणी भारत है वहां कौन सा पाया जाएगा? द्रविड़ परिवार। उसके बाद में है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती कहाँ होगा? जो अपना हिमालयी क्षेत्र है, लगभग उन्हीं क्षेत्रों में चीनी तिब्बती परिवार पाया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, यानी पूरा जो नॉर्थ ईस्ट आ गया पूरा। और जो हिमालयी क्षेत्र है वो लगभग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये सभी के सभी किसमें आएंगे? ये आएंगे चीनी तिब्बती में। लास्ट में बच गया भारतीय यूरोपीय, जो कि सबसे ज्यादा प्रतिशत इसका है। ये वाला यहाँ भी पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, भारत से बाहर, ठीक है। और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसमें हमें कौन कौन सा याद रखना है? मेन तो हरियाणा और राजस्थान किस में आ जाएगा? हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, ये सब किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे भारतीय यूरोपीय परिवार में, ठीक है। तो ये जो पूरी टेबल है, ये पूरी की पूरी टेबल हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल तमिलनाडु में तीनों कृषि ऋतुओं में उगाई जाती है? ऑप्शन एक है बाजरा, दूसरा है चावल, तीसरा है ज्वार, चौथा है सरसों। तो कौन सी फसल है जो तमिलनाडु में तीनों सीजन में उगाई जाती है? देखो बाजरा तो वहां उगाया नहीं जाता, लगभग नॉर्थ इंडिया में ही बाजरा उगाया जाता है, ठीक है। चावल, चावल की तीन किस्म है, ओस, अमन और बोरो। तो अपने एनसीईआरटी में दिया कि ये तीनों की तीनों जो इसकी किस्म है चावल की, ये वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिमी बंगाल में उगाई जाती हैं।
और जो चावल है नॉर्थ अमेरिका में, यानी सॉरी नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में एक खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। लेकिन दक्षिणी भारत में ये खरीफ और रबी दोनों जो ऋतुओं में उगाई जाती है। साथ ही साथ में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां 3 बार इसकी फसल ली जाती है, तो उसमें आ जाएगा अपना तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में तीनों कृषि ऋतुओं में कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर अपना इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल में चावल की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म नहीं उगाई जाती है। ठीक है, तो ये 3 ये दे देंगे, ओसमन और बोरो। इनके अलावा हो सकता है कोई एक और नाम दे दे, ठीक है, जो किसी और फसल की किस्म हो। और ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में जो चावल की किस्म है उसको कौन सी ऋतु में उगाया जाता है। तो ये कहाँ कब खरीफ की फसल है, मतलब रबी की है या खरीफ की है, तो ये अपने खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक नदी बेसिन को देश के कुल सतही जल संसाधनों का कितना प्रतिशत प्राप्त है? ऑप्शन एक है 33%, दूसरा है 42%, तीसरा है 53% और चौथा है 60%। तो जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी है वो सतही जल का कुल कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिश्चित सिंचाई, हर खेत को पानी की अवधारणा किसने शुरू की है? ऑप्शन एक है केंद्र सरकार, दूसरा है उत्तर प्रदेश सरकार, तीसरा है राजस्थान सरकार, चौथा है कर्नाटक सरकार। तो सुनिश्चित सिंचाई या हर खेत को पानी उपलब्ध हो ऐसी अवधारणा किसने शुरू की है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन एक है रानीगंज, दूसरा है कोरबा, तीसरा है नेवली और चौथा है झरिया। तो बताओ भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा, झरिया सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा झरिया है और उसके बाद में है रानीगंज। ठीक है, तो रानीगंज कहाँ है, झरिया तो कहाँ है, ये है झारखंड में, और रानीगंज कहाँ है, ये है पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। कोरबा कहाँ है, कोरबा है छत्तीसगढ़ में, ये है छत्तीसगढ़ में। और नेवली कहाँ है, नेवली है तमिलनाडु में, और जो ये नेवली क्षेत्र है ये किसका है, ये लिग्नाइट कोयले का क्षेत्र है। ठीक है, लिग्नाइट कोयले का क्षेत्र है कौन सा, नेवली। ठीक है, तो इससे हमें सब जो लोकेशन है, रानीगंज जो है वेस्ट बंगाल में है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयले का क्षेत्र है। उसके बाद में है कोरबा, ये छत्तीसगढ़ में है। फिर है नेवली तमिलनाडु में, लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है। और झरिया ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जो कि कहाँ है, झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों के वर्ग उसके उदाहरण के सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो एक साइड में क्या दिया हुआ है, श्रमिक का प्रकार, और दूसरी साइड उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला है श्वेत कॉलर, इलेक्ट्रीशियन, दूसरा है हरा कॉलर, अकाउंटेंट, तीसरा है स्वर्ण कॉलर, तकनीशियन, और चौथा है गुलाबी कॉलर, नर्स। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं श्वेत कॉलर। जैसे हम सभी जानते हैं जो अपना प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय, उनको अलग अलग कॉलर में जो श्रमिकों का वर्गीकरण है वो किया गया है। जैसे रेड कॉलर है, प्राथमिक व्यवसाय को रेड कॉलर कहा गया है। जो प्राथमिक व्यवसाय है, ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय को क्या कहा गया है, प्राथमिक व्यवसाय को कहा गया है रेड कॉलर। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, और जो द्वितीय व्यवसाय है उसको कहा गया है ब्लू कॉलर, ठीक है। जो तृतीय व्यवसाय है उसको कहा गया है पिंक कॉलर, और जो चतुर्थ व्यवसाय है उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है व्हाइट कॉलर। ठीक है, व्हाइट कॉलर। और जो पंचम व्यवसाय है उसको क्या कहा गया है,
गोल्डन कॉलर। ठीक है, गोल्डन कॉलर। तो इस प्रकार से ये 5 वर्गों में इनका वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पूछा है कि श्वेत कॉलर, तो श्वेत कॉलर इलेक्ट्रीशियन किस में आएगा? इलेक्ट्रीशियन आएगा जो थर्ड है इसमें, पिंक कॉलर में। ठीक है, तो पहला इसका गलत हो जाएगा। जो पिंक कॉलर है उसमें जो सर्विस सेक्टर आता है वो पिंक कॉलर में आता है। तो टेक्नीशियन क्या करता है? जो इलेक्ट्रीशियन है और वो हमें एक तरह की सर्विस देते हैं। अकाउंटेंट ये भी तीसरे में आ जाएगा पिंक कॉलर में। टेक्नीशियन ये भी पिंक कॉलर में आ जाएगा और नर्स ये भी पिंक कॉलर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ बोला कि श्वेत कॉलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, तो पहला गलत है। हरा कॉलर, हरा कॉलर कोई भी नहीं होता। ठीक है, अकाउंटेंट अपना पिंक कॉलर में आ जाएगा। फिर है तीसरा है स्वर्ण कॉलर, तो स्वर्ण कॉलर में तकनीशियन नहीं आएगा, तकनीशियन पिंक कॉलर में आएगा। तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा है गुलाबी कॉलर। ठीक है, जो पिंक कॉलर हम बोल रहे हैं उसमें नर्स, यानी ऑप्शन नंबर अपना 3 से 4 सही हो जाएगा। नर्स किस में आएगी? ये आएगी पिंक कॉलर यानी गुलाबी कॉलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार रेलवे का सबसे पश्चिमी टर्मिनल स्टेशन है? ऐसे क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादा सड़कों की बजाय जो रेल मार्ग है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें पहला है मॉस्को। इसमें पूछा है कि जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है उसका पश्चिमी स्टेशन कौन सा है? पहला है मॉस्को, दूसरा है व्लादिवोस्टोक, तीसरा है वैंकूवर, चौथा है सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, तो इसका सबसे जो पश्चिमी है वो है ऑप्शन नंबर अपना 4 से हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग। और जो व्लादिवोस्टोक है वो है इसका पूर्वी स्टेशन। ठीक है, पूर्वी स्टेशन। तो ये जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है इसके ऊपर जितने भी स्टेशन हैं उनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। जैसे स्कूल व्याख्याता में पूछा था कि इनको सही क्रम में लगाओ, जैसे जो पार कैनेडियन रेल मार्ग है उसके बारे में भी। ठीक है, तो इसका एक बार हम ये जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है उसको अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है? ये इसका पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट है, और ये है इसका पूर्वी तट। पूर्वी तट। तो हमें पूछा है पश्चिमी, तो पश्चिमी कौन सा आ जाएगा? सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, उसके बाद में आएगा मास्को, फिर है कजान, फिर है यकेटोरिनबर्ग, फिर है ट्यूमिन, फिर उसके बाद में आ जाएगा ओमस्क, फिर है नोवोसिबिर्स्क। ठीक है, फिर है क्रास्नोयार्स्क, फिर है अंगार्स्क, फिर है चीता, फिर है खेब्रोवस्क यस्क, फिर है व्लादिवोस्टोक। तो जो इंपॉर्टेंट हैं जो हमें कौन से याद रखने हैं, वो एक तो है मास्को, इसको याद रखना है, कजान को रखना है, ठीक है, ट्यूमिन को रखना है, फिर उसके बाद में ओमस को भी रखना है। एक चीता, ये वाला तो पूछा था एक बार एग्जाम में कि चीता कौन से रेलवे स्टेशन पे है, तो ये हो जाएगा पार साइबेरियन रेल मार्ग पे। और उसके बाद में रखना है व्लादिवोस्टोक। तो ये जो बॉक्स में बंद किए हैं ये सभी जो स्टेशन है वो हमें याद रखने हैं। ठीक है, और हम सब ये भी जानते हैं कि जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर के द्वारा निम्नलिखित में से किन बंदरगाहों के बीच की दूरी कम हो गई है? तो ऑप्शन एक है सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क, दूसरा है सैन फ्रांसिस्को और वालपैराइसो, ठीक है, तीसरा है न्यूयॉर्क और केप टाउन, चौथा है वालपैराइसो और केप टाउन। तो कौन से दो बंदरगाह हैं जिनसे पनामा नहर बनने के बाद में उनकी बीच की दूरी कम हो गई है? तो ऑप्शन नंबर अपना एक सही हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क। इनके बीच की लगभग 13,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर अंतर्देशीय जलमार्ग निर्भर नहीं होता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला है नदी के जल प्रवाह की निरंतरता, दूसरा है नदी की नौगम्य चौड़ाई और गहराई, तीसरा है परिवहन प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, चौथा है माल परिवहन की दूरी। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से जो अंतर्देशीय जलमार्ग की निर्भरता जिस पर निर्भर नहीं होती है? तो पहला है नदी जल का प्रवाह और निरंतरता, पहला इसका सही है। दूसरा है नदी की नौगम्य चौड़ाई और गहराई, ये भी सही है। तीसरा है परिवहन प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, ये भी सही है।
और चौथा है माल परिवहन की दूरी, ये किराया भाड़ा को निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत हो जाएगा, यानी अपना राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृषि जनघनत्व को स्पष्ट करता है? ऑप्शन 1 है कुल कृषि जनसंख्या शुद्ध कृषि योग्य, ये है इसका बटा में, ठीक है। पहला है कुल कृषि जनसंख्या बटा शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र, दूसरा है कुल कृषि जनसंख्या बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, तीसरा है कुल जनसंख्या बटा शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र, चौथा है कुल जनसंख्या बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो इसमें पूछा है कि कृषि जनसंख्या घनत्व कौन सा है, तो पहला कुल कृषि जनसंख्या शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र, इसको कहा जाता है कायिक घनत्व, कायिक घनत्व। दूसरा है कुल कृषि जनसंख्या शुद्ध बोया गया क्षेत्र, तो ये है कृषि जनसंख्या घनत्व, यानी ऑप्शन नंबर अपना 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको में कर्तन एवं दहन खेती को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है झूम खेती, दूसरा है मिल्पा, तीसरा है लदांग लदांग, चौथा है स्थानांतरित खेती। तो जो मैक्सिको और एक है उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, तो इन दोनों क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मिल्पा। झूम खेती अपने नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है, ठीक है। और जो लदांग है, लदांग जो स्थानांतरित कृषि को जहां लदांग कहा जाता है वो है मलेशिया और इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया में। मलेशिया इंडोनेशिया में जो स्थानांतरित कृषि है उसको लदांग कहा जाता है। मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कहा जाता है। झूम खेती या स्थानांतरित खेती जो है अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालयी क्षेत्र ऋतु प्रवास करती है? ऑप्शन 1 है भील, दूसरी है संथाल, तीसरी है गोंड, चौथी है गद्दी। तो कौन सी जनजातियां हैं? देखो 4 जनजातियां हैं, एक है गुज्जर, 4 जनजातियां हैं जो ऋतु प्रवास करती हैं और हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है गुज्जर, एक है बक्करवाल, ठीक है, और एक है भोटिया या भूटिया जिसको कहते हैं, भोटिया जनजाति, और एक है गद्दी जनजाति। तो ये 4 जनजातियां हैं, गुज्जर, बकरवाल, भोटिया और गद्दी जनजाति, जो कि हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं और ऋतु प्रवास करती हैं। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला विकल्प क्या है इसमें? पहला क्या है कथन? ये है कि सबसे बड़ी पूंजी और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। किसमें? हमें यहाँ पर रोपण कृषि के बारे में देखना है कि जो रोपण कृषि है उसमें सबसे ज्यादा पूंजी की और सबसे ज्यादा तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। दूसरा है आर्थिक उत्पादन के लिए इसमें सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। तीसरा है अंग्रेजों ने भारत में चाय के बागान स्थापित किए। और चौथा है इसके अन्य उदाहरण क्या क्या है रोपण कृषि के? कपास है, कॉफी है, केला है और गेहूं है। तो इसमें पूछा है कि सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1, 3 और 4 सही है। दूसरा है केवल 1, 3 और 4 सही है। तीसरा है केवल 1, 2 और 3 सही है। चौथा है केवल 2, 3 और 4 सही है। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें? जो रोपण कृषि है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ पूछे सही है मतलब कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले जो रोपण कृषि है उसमें पूंजी की और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, पहला इसका सही है। दूसरा है कि आर्थिक उत्पादन के लिए इसमें सस्ते श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है, तो दूसरा भी इसका सही है। तीसरा है अंग्रेजों ने भारत में चाय स्थापित की थी, चाय के बागान स्थापित किए थे, तो चाय हो गई, केला, कॉफी, ये सब क्या है? रोपण कृषि है, ठीक है। तो इसका तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है इसके उदाहरण कपास, कॉफी, केला, गेहूं नहीं होता, ठीक है, गेहूं रोपण कृषि में नहीं आता, यानी चौथा गलत है। तो अपना 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3 सही है। तो इस प्रकार से जो रोपण कृषि है, व्यावसायिक कृषि है, ठीक है, मिश्रित कृषि है,
तो स्थानांतरित कृषि है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर इसी तरीके से जो बुक पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसे ही उनकी विशेषताओं को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विनिर्माण वस्तु अन्य वस्तुओं से भिन्न है? पहला है ईंट, दूसरा है टोकरी, तीसरा है सॉस और चौथा है कुर्सी। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? देखो ईंट और टोकरी और कुर्सी, ये क्या है? ये हस्तशिल्प से निर्मित है और ये कुटीर उद्योगों से मतलब कुटीर उद्योगों की जो है वस्तुएं हैं, ठीक है। लेकिन सॉस क्या है? सॉस को जो है फैक्ट्रियों में एक प्रोसेसिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये विनिर्माण की ये तीनों ही जो है, चारों ही वस्तु विनिर्माण की है। लेकिन क्या है कि इसमें सबसे भिन्न कौन सी हो जाएगी? सॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालिक रेखा उन सभी स्थानों को जोड़ती है जहां समान होता है। आइसोक्रोन लाइन क्या है? ठीक है, यहाँ ये पूछा है। ऑप्शन एक है ऊंचाई, दूसरा है अक्षांश, तीसरा है समय, चौथा है दूरी। तो जो आइसोक्रोन है, क्रोन को क्या कहा जाता है? समय। और आइसो का मतलब होता है समान, ठीक है, समान। तो और लाइन का मतलब होता है रेखा, यानी समान समय को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? समकालिक रेखाएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा, समय, ठीक है। तो इसी के साथ में आज का ये पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है और आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।